मैंने मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की थी और मैं औरतों की डिलीवरी का केस संभालती थी। और अब मेरी शादी की उम्र भी हो गई थी। माँ बाप की तरफ से शादी का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। मैं पिछले 2 सालों से इस अस्पताल में काम कर रही थी। 2 साल हो गए थे, कुछ दिन बाद मेरी शादी थी। लेकिन जिस आदमी से मेरी शादी करवाई जा रही थी, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी। माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बना दिया। अब वे कहते थे कि शादी हमारी मर्ज़ी से करनी है। मैं अपने फ़ोन पर बिज़ी थी जब मुझे ये खबर मिली। मेरे ही साथ के एक डॉक्टर ने मुझे फ़ोन किया। उसने कहा, रात को हमारे यहाँ एक औरत की डिलीवरी हुई है। तुम्हारी तो नाइट ड्यूटी नहीं थी। बड़ा ही अजीब समस्या आ गई है। मैंने कहा, कैसी समस्या? तो कहने लगी कि रात को एक औरत आई थी, ये बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसका बच्चा बहुत कमज़ोर था। हमने अपनी आँखों से देखा कि उसका बच्चा जल्द ही इस दुनिया में आने वाला था। लेकिन जैसे ही हमने डिलीवरी की, न जाने वे बच्चा कहाँ गायब हो गया और कहाँ गया, कोई भी नहीं जानता। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि इसका बच्चा उसके पति का नहीं था, बल्कि नाजायज़ बच्चा था। इसलिए उस बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाना चाहती थी। शायद भगवान ने उस बच्चे को उसकी कोख से गायब ही कर दिया। वे बच्चा किसी जानवर की कोख में चला गया। जब से ये बात उस औरत ने सुनी है, वे तो पागल हो गई है और उसके घर वाले उसे यहाँ से ले गए हैं। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि हाँ, हम भी यकीन नहीं करते थे, लेकिन जब बच्चा गायब हो गया, वे ना किसी सीसीटीवी कैमरे में और ना ही उसकी कोई फुटेज किसी कैमरे में कैद हुआ है, ना ही किसी को बाहर ले जाते हुए देखा गया है। पता नहीं कहाँ चला गया। मैं तो खुद हैरान हूँ। उस लड़की के साथ उसकी माँ थी, वे कह रही थी कि मेरी बेटी पर काला जादू हुआ है। मैं हैरान हुई और मैंने कहा, मैं रास्ते में हूँ, आकर बात करती हूँ। जबकि मैं सोच रही थी, ये कैसी समस्या है? एक औरत के पेट से बच्चा कैसे गायब हो गया? जिस डॉक्टर ने बात बताई, वे डॉक्टर होकर भी ऐसी बातों पर यकीन रखती थी। ये सोचती हुई मैं अपनी गाड़ी में बैठकर अस्पताल में दाखिल हो रही थी, जब सामने एक अजीब सा मंजर देखा। वे लड़की थी जो एक कुत्ते को किसी ठेले के ऊपर रखकर दोनों तरफ से पकड़कर खड़ी थी और गार्ड में झगड़ा कर रही थी। उस कुत्ते को अस्पताल में लेकर जाना है। गार्ड गुस्से से कह रहा था, यहाँ इंसानों का इलाज होता है और ये इंसानों का अस्पताल है, जानवरों का नहीं। पर यह बार बार उसे झगड़ा कर रही थी और साथ साथ रो भी रही थी। हमें किसी डॉक्टर को दिखाने दीजिए। मैंने ये मंजर देखा तो पहले तो मैंने पास से गुजर गई, लेकिन फिर मैंने अपने ड्राइवर को कहा कि ज़रा गाड़ी पीछे कर लो। मैंने उन लड़कियों को देखा और बाहर निकली। मैंने कहा, जी क्या समस्या है आप लोगों को? उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर हैं ना? मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैंने कोट पहन रखा था। उन्होंने कहा था, इस कुत्ते को देख लीजिए, उसके पेट के अंदर कुछ है। मैंने कहा कि ये कुत्ता मर चुका है। उन्होंने कहा, जी मर तो चुका है, लेकिन उसके पेट में कुछ है। कुत्ते की हालत कुछ अजीब सी लग रही थी। कुत्ता पेट की तरफ से बहुत ज़्यादा सूजा हुआ था। मैंने कहा, ये इंसानों का अस्पताल है। उन्होंने कहा कि हमें भी पता है कि ये इंसानों का अस्पताल है, तभी तो हम यहाँ पर इसे ले आए हैं, क्योंकि इस कुत्ते के पेट के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ऐसा ही है, तभी तो हम इसे उठा कर ले आए हैं। इनके पास बहुत भीड़ थी, लोग तो सिर्फ देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे। पहले ही बहुत वक्त ख़राब हो गया था। आप मेहरबानी करके हमारी मदद करिए, कहीं ज़्यादा देर ना हो जाए। मैंने कहा, ये कुत्ता मर चुका है और तुम लोगों को कोई वहम हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मुमकिन भी नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले तो हम भी यही समझ रहे थे, लेकिन हमने अपने कानों से आवाज़ सुनी है, आप हमारी मदद कर लिए। मैंने कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद भी कर दूँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होगा। ये बात अगर बाहर निकल गई तो अस्पताल की बहुत बदनामी होगी और हमारे समाज में एक ऐसी कहानी उभर कर लोगों के सामने आ जाएगी और लोग सुनकर न जाने क्या क्या बातें निकालेंगे, क्योंकि इंसान कहानी को सुनकर अपने दिमाग की उपज से न जाने और क्या क्या नतीजे निकालेंगे। उस लड़की ने कहा कि कोई भी नतीजा निकालेंगे उससे क्या ही हो सकता है और क्या ही हो जाएगा, क्योंकि ये झूठ नहीं है, ये हमारे समाज का ही एक भयानक रूप है जो अब हमारे सामने आ चुका है। उन्होंने मुझे भगवान के खूब वास्ते दिए और कहा कि हमारी मदद करिए। मैंने एक नज़र उस कुत्ते की तरफ देखा और एक नज़र उन लड़कियों की तरफ। मैंने कहा कि ठीक है, चलो मेरे साथ। मैं जब उसे अंदर लेकर आ रही थी तो सब लोग हैरान होकर देख रहे थे, यहाँ तक कि अस्पताल के इंचार्ज तक भी ये बात पहुँच चुकी थी। उसने कहा, यहाँ 2 लड़कियाँ मुझे पागल लगती हैं, लेकिन आप तो समझदार हैं, उनको क्यों अपने साथ लेकर आ गई हो? ये सब क्या है?
मैंने कहा डॉक्टर मुझे उन्होंने जो बात कही मैं उनके बाद उनको अंदर लेकर आ गई हूँ। अगर ऐसी वैसी कोई बात हुई तो उनको सज़ा दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने हम सबका टाइम ख़राब किया है। लेकिन अगर सच में ऐसी बात है तो फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम एक दफ़ा इस समस्या को अपनी आँखों और हाथों से सुलझा लें। जब मैंने डॉक्टर को ये बात बताई तो जो यहाँ की इंचार्ज थी वह भी हैरान हुई। उन्होंने कहा ये दोनों लड़कियाँ ही मुझे बेवकूफ़ लग रही हैं, रास्ते से ही किसी मरे हुए कुत्ते को उठा लाई हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर था कि उनको ये सब करने की ज़रूरत ही क्या थी। अभी हम लोग यही बहस कर रहे थे, इंचार्ज डॉक्टर कह रही थी कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, इंसानों का अस्पताल है, यहाँ इस कुत्ते को नहीं रख सकते, सारी जगह गंदी हो जाएगी। अचानक से हमारे कानों में कुछ ऐसा सुना, अस्पताल था यहाँ पर, रोज़ाना न जाने कितने बच्चे पैदा होते थे, किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आना कोई इतनी हैरानी वाली बात तो नहीं थी। पास के किसी कमरे से कोई बच्चा रो रहा होगा, लेकिन जब दोबारा आवाज़ आई तो कदमों तले से जान निकल गई। जल्दी इस कुत्ते को इंसानों के ऑपरेशन करने की जगह रख दिया गया और जल्दी जल्दी सब लोगों को इकट्ठा कर लिया गया। जो इंचार्ज थी वे इस तरह के किसी भी केस में शामिल नहीं होती थी, या तो कोई बहुत ज़्यादा गंभीर केस होता तभी वे मदद किया करती थी। लेकिन वह भी सामने आकर खड़ी हो गई और मेरे साथ मिलकर ये देखने लगी कि बच्चे की आवाज़ कहाँ से आई है, क्योंकि हमें बच्चों की आवाज़ बहुत ही पास से आ रही थी। ऐसी आवाज़ आई थी जैसे ये बच्चा किसी गहरी चीज़ के अंदर फंस गया है या 4-5 कपड़ों के अंदर लपेटा है, ऐसी आवाज़ आ रही थी। उन लड़कियों को बाहर भेज दिया गया। उनकी हालत भी अजीब सी थी, उनके हाथ पाँव काँप रहे थे, ये बुरी तरह से रो रही थी। थोड़ी देर के बाद हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी का सबसे अनोखा केस और सबसे अजीब मौत देखा। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ भी बोलते या कोई नतीजे पर पहुंचते, मैंने उन लड़कियों को अपने ऑफिस में बुलाया। उनमें से एक लड़की का नाम मोहिनी था और दूसरे का नाम आंचल था। मोहिनी भी बहुत ज़्यादा परेशान थी और रो रही थी। मैंने कहा कि तुम्हें कुत्ता कहाँ से मिला और तुम उसे यहाँ क्यों उठा कर लाई हो। उसने कहा कि हम लोग तो रोज़ की तरह अपने कॉलेज जा रहे थे, ये मेरे दोस्त थे, हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं। हम दोनों इस कुत्ते के पास से जाने लगे तो हमें भी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। हम दोनों बहुत हैरान हुए, सोचा कि हम दोनों का वहम होगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद जो मंज़र हमने देखा, डॉक्टर साहब मैं बता नहीं सकती, आपको क्या बताऊँ, ये ज़ालिम दुनिया इतनी बुरी है। बस इस कुत्ते को उठाकर आपके पास आ गए हैं। मैंने कहा और क्या जानती हो तुम? तो उसने कहा कि कहना तो नहीं चाहती, लेकिन मैं इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं जानती। असल में मुझे पता है कि ये सब कुछ किसने किया है। ये बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा ये सब किसने किया है? तो कहने लगी मेरी एक भाभी हैं जो हमसे अलग रहती हैं। हम लोग एक ही घर में रहते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े की वजह से बीच में दीवार डाल दी गई। उन्होंने हमारे भाई को अपनी बातों में लगाया और हमसे हर रिश्ता तोड़कर घर अलग कर लिया। घर हमारा अपना था, इसलिए बीच में दीवार डाल दी गई है। लेकिन भाई के दिल में ना जाने क्या बात आई कि उसने 2 ही महीनों के बाद दूसरी शादी कर ली। अब अपनी दोनों पत्नियों के साथ अलग घर में रहता है और मुझे ऐसा लगता है ये कहानी उनके घर से ही फूटी है। ये सब उन तीनों ने ही किया है। मैंने कहा तुम्हें यकीन है? उसने कहा कि हाँ, क्योंकि ये कुत्ता भी उधर ही पड़ा रहता था। मेरी एक भाभी बच्चों को जन्म देने वाली थी। हमें वे लोग कुछ बताते नहीं हैं, लेकिन घर इतना पास है कि बीच में सिर्फ एक दीवार है, इसलिए हमें उनकी बातें सुनाई देती थी। मैंने कहा फिर तुम्हें मेरे साथ कहीं जाना होगा। मैं डॉक्टर थी, मेरा काम तो ख़त्म हो चुका था, लेकिन मैं इस घटना की तह तक जाना चाहती थी, क्योंकि ये घटना कोई नॉर्मल घटना नहीं थी। मुझे जानना था क्या इस दुनिया में इस तरह के लोग भी रहते हैं। मैंने उन दोनों को गाड़ी में बिठाया और उनके घर की तरफ चल पड़ी। घर तो उनका ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन हम लोग ट्रैफिक में फंस गए थे। रास्ते में मैंने उस लड़की से पूछा कि तुम्हारी दोनों भाभियाँ किस तरह की औरत है, तो कहने लगी दोनों ही अपनी जगह अजीबो-गरीब हैं। पहली भाभी का नाम अल्पना है, उनको बस मेरे भाई को लेकर अलग होना था और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हमारे भाई के अलावा और कोई नहीं है। मैं सुबह कॉलेज जाती हूँ, शाम को ट्यूशन पढ़ती हूँ, मेरी मम्मी घर पर कपड़े सीती हैं और इस तरह हमारा गुजर बसर होता है। मैंने कहा क्या तुम्हारा भाई तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं करता? तो कहने लगी कभी कभी थोड़े पैसे वगैरह पकड़ा जाता है, लेकिन उन पैसों से हमारा गुजारा नहीं हो पाता। वह भी अपनी बीवी से छुप कर देता है। भाभी ने तो हमारे सामने कोई भी बात नहीं की, ना ही ऊंची आवाज़ में कभी कुछ कहा। भोली बस भाई के कान भरती रहती थी, अपने आप को दिखियारी बनाती रहती थी और कहती रही मुझे अलग होना है, मुझे अलग घर चाहिए, ये मेरा हक है। आखिरकार भाई ने उनकी बात मान ली, लेकिन
लेकिन फिर भी भाई ने दूसरी शादी कर ली। इस बात से भाभी को बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ था। वो रातों को उनके रोने और चीखने की आवाज़ आती थी। मैंने कहा तुम्हारी दूसरी भाभी कैसी हैं? तो कहने लगी वे बहुत ही बुरी औरत है, उसने भाभी का जीना हराम किया हुआ है। वे पूरा दिन एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं और अल्पना भाभी से जानवरों की तरह लड़ती हैं। उनके लड़ने की आवाज़ पूरा मोहल्ला सुनता है। वे भाभी को अपने इशारों पर नचाती रहती हैं, लेकिन हम तो इस बात पर हैरान हैं कि मेरे भाई ने उनसे शादी क्यों की। हमने कहा कि तुम्हारा भाई भी बड़ा दिल फेक आदमी होगा, तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे नहीं पता, मेरे लिए तो मेरा भाई है, मुझे क्या पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन आप यूँ समझ लीजिए उसकी दूसरी शादी करना ऐसा है जैसे सूरज पश्चिम से नहीं पूरब से निकला हो, क्योंकि उसने अपनी पहली शादी लव मैरिज की थी, पर पता नहीं उसने दूसरी शादी क्यों की। मैंने कहा ये बच्चा कौन सी भाभी का होने वाला था? उसने कहा कि वे मेरी पहली वाली भाभी अल्पना के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला था, लेकिन मम्मी कहती हैं कि उनके दिन तो बहुत ऊपर चढ़ गए हैं, अभी तक बच्चे की आवाज़ नहीं आई। मेरी मम्मी को बच्चे को गोद में उठाने का बहुत शौक़ है। वे कहती हैं कि मेरे इकलौते बेटे की औलाद है, मैं उसे पालना चाहती हूँ, गोद में उठाना चाहती हूँ, पर भाभी ने पहले ही कह दिया था इस बच्चे को आप लोगों का कोई रिश्ता नहीं है। मम्मी दिन रात रोती हैं, परेशान रहती हैं, कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाती हैं और उन लोगों को श्राप देना भी शुरू कर देती हैं। मैं उनको मना करती हूँ कि ऐसा ना किया करें। हम लोग घर पहुँच गए और जब दरवाजे पर पहुँच गए तो मोहिनी की दूसरी भाभी बरखा ने दरवाज़ा खोला और मैंने जब इस औरत को देखा तो उसे देखते ही पहचान गई कि वो कोई औरत नहीं। जिस तरह से उसने टाइट फिटिंग कपड़ा पहन रखा था, दिन में भी इतना ज़्यादा मेकअप लगा रखा था। ऐसी औरतें मर्दों को अपने इशारों पर नचाने के खूब फन अच्छी तरह से जानती हैं। तभी तो उसके भाई ने दूसरी शादी की। उसने जब मोहिनी को देखा तो कहा मोहिनी तू यहाँ पर क्या कर रही है और ये मैडम कौन है? मैंने कहा क्या हम अंदर आकर आपसे बात कर सकते हैं? उसने कहा हाँ आ जाओ। जब दरवाजे पर खड़े होकर बात नहीं हो सकती, लेकिन तुम कौन हो? मोहिनी ने कहा ये डॉक्टर साहिबा हैं और पूछने के लिए आई हैं कि अल्पना भाभी की तबीयत कैसी है। इस बात पर हंसने लगी। उसने कहा कि अल्पना तो यहाँ पर है ही नहीं, तो उसकी तबीयत पूछने के लिए यहाँ पर क्यों चले आए हो? मैंने कहा कहाँ है अल्पना भाभी? तो कहने लगी अपने घर चली गई। मैंने कहा पर वह तो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, ये हो गया क्या? तो उसने कहा कि नहीं हमें नहीं पता हुआ कि नहीं हुआ, वक्त भी पूरा हो गया था, लेकिन पता नहीं कि उसकी औलाद इस दुनिया में आई तो थी लेकिन जिंदा नहीं बची, इसलिए वे औरत पागल हो गई है। तभी तो तेरे भाई ने उसके मायके भेज दिया, अब वे वापस नहीं आएगी, इस तरह पागल हो गई है। अपनी औलाद के पीछे वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। अगर वे मर जाती तो उसका सारा इल्ज़ाम हम सब पर आ जाता, बस इसलिए चली गई है, यहाँ से अच्छा हुआ दफ़ा हो गई है। मैं मोहिनी से कहने लगी अगर ऐसा है तो फिर वे बच्चा कहाँ है जो इस दुनिया में नहीं रहा, क्या उसे दफनाया है? तो उसकी जल्लाद भाभी ने बड़ी अजीब बात की। उसने कहा कि दफनाने वाला नहीं था, वे पहले से इस दुनिया से चला गया था। उसकी इस तरह की बात सुनकर मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया था। मैंने कहा मोहिनी चलो तुम्हारी दूसरी भाभी के घर चलते हैं, लेकिन उससे पहले कि एक और बड़ा ज़रूरी काम करना है। मैं उठकर जाकर बरखा की रखी एक चारपाई पर बैठ गई। मोहिनी भी मुझे देखकर हैरान होने लगी। अब मुझे गुस्सा आ चुका था और मेरे पास ये सब करने का हक भी था। मैं डॉक्टर हूँ और मेरे पास रिपोर्ट थी, मेरे पास गवाह थे, मुझे पता था उस औरत के साथ क्या करना है। उसने कहा कि ये तुम किसको अपने साथ ले आई हो? न जान न पहचान मैं तेरा मेहमान बनकर आ गई है और बड़ी आई हमसे पूछताछ करने वाली। अब मुझे पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। उस औरत के हाव भाव तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। उसने अपने पति को फ़ोन करके बुलाया पर शायद किसी काम में बिजी था। फ़ोन के अंदर से धीमी सी आवाज़ आई थी कि मैं अभी नहीं आ सकता, 1 घंटे के बाद आ जाऊंगा। मैंने पुलिस के नंबर पर कॉल मिला दिया और बहुत जल्द पुलिस को बुला लिया। उस औरत को ये बात पता चल गई, वह अजीब सी हालत में आ गई। अब वे कभी गुस्सा करती, कभी बातें करती, कभी कहती निकलो मुझे यहाँ से। मैंने कहा तुम यहाँ से निकल नहीं सकती, पुलिस आएगी और वह तुम्हें यहाँ से निकालेगी। थोड़ी देर के बाद ही पुलिस आ गई। मैंने अपने भाई को भी बुला लिया था, वह एक समझदार आदमी था, उसे भी सब कुछ बता दिया। वह भी हैरान रह गया। अब वह हमारे साथ साथ था।
मैंने पुलिस को कहा कि इस औरत को पकड़ लीजिए, क्योंकि उस औरत ने एक मासूम बच्चे को चुराया है और उसे चुराने के बाद उसके साथ बहुत ही भयानक खेल खेलने की कोशिश की है। उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। पुलिस के साथ साथ लेडी कांस्टेबल भी थी। उन्होंने उस बरखा नाम की औरत को पकड़ लिया। मैं बहुत मिन्नती करने लगी, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे खिलाफ़ क्या सबूत हैं तुम लोगों के पास? तो मैंने कहा सबूत तो हमारे पास हैं, क्योंकि जिस जगह तुमने बैठकर ये काम किया है वहाँ पर एक पोल लगा हुआ था और उस पोल के ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा भी था, जो सामने होटल वालों ने लगाया था, क्योंकि वहाँ से उनके होटल का रास्ता जाता था। उसी सीसीटीवी कैमरे से सारी फुटेज आ चुकी है। तुमने वह भयानक खेल किस तरह खेला और कैसे एक मासूम जान को तुमने दांव पर लगा दिया था। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसका पति भी वहाँ पर पहुँच चुका था। उसने कहा कि ये सब कुछ मैंने ही किया है। मेरी सौतन एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसके यहाँ बेटा होने वाला है। बच्चा कमज़ोर है लेकिन इस दुनिया में आ जाएगा। वह बच्चा इसलिए कमज़ोर था क्योंकि मैं उससे दिन रात झगड़ा करती थी और यह पूरा दिन रोती रहती थी, क्योंकि मेरे पति ने मेरे बाप से बहुत सारा कर्जा लिया हुआ था और जब वह वापस ना कर सका तो मेरे बाप ने कहा कि फिर ये घर हमारे नाम करना होगा। लेकिन वह हमारे सामने विनती करने लगा। मुझे वह पहले से ही बहुत पसंद था, इसलिए मैंने कहा अगर मुझसे शादी करके मुझे साथ ले जाता तो फिर उसका कर्जा माफ़ हो जाएगा। फिर मेरी पहली शादी हुई थी लेकिन मेरे बच्चे नहीं हुए थे, इसलिए मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया और मेरी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मैं किसी जवान लड़के से शादी करना चाहती थी। मुझे ये पसंद आ गया तो मैंने अपने बाप से कहा आप मेरी उसके साथ शादी करवा दीजिए और जो पैसे उसने ब्याज पर लिए थे वे माफ़ कर दीजिए। बस मैं इसी तरह इसकी ज़िंदगी में आ गई। मोहिनी की माँ भी शोर का आवाज़ सुनकर वहाँ पर आ चुकी थी। ये सुनकर हैरान रह गई। उसने कहा तूने मेरे बेटे की मजबूरी का फ़ायदा उठाया, तूने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो बरखा कहने लगी इतना भी मजबूर नहीं था, उसने हमसे पैसे क्यों लिए थे ब्याज पर? अगर आपका बेटा इतना ही समझदार होता तो कभी ब्याज पर पैसे ना लेता। मैंने उस लड़के को देखा, वे बेचारा शक्ल से मासूम लग रहा था, पता चल रहा था कि एक मजबूर आदमी है। बरखा ने बताया कि अल्पना मुझसे ज़्यादा झगड़ा करती थी, अपने ऊपर बड़ा घमंड करती थी, कहती थी कि मेरे यहाँ बच्चा होने वाला है और मैं अपने पति को वंश दे रही हूँ। जब मैं एक बेटे की माँ बन जाऊँगी तो फिर मेरा पति मेरे पास वापस आ जाएगा और तुम्हें तो अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ, ना तो पहली शादी से हुआ है और ना ही दूसरी शादी से, क्योंकि तुम तो बांझ हो और तुम्हारे अंदर तो ये बहुत बड़ी खामी है। और मैं तो पहले अपना बच्चा जन्म दूंगी, फिर दूसरी भी, फिर तीसरी भी, और मैं देखती हूँ कि वह अपनी पहली बीवी और बच्चों की माँ की साइड लेता है या एक समझौती माई औरत के हक़ में बोलता है, क्योंकि औलाद बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक आदमी औलाद के लिए ही शादी करता है। वे अपने ऊपर बहुत घमंड करती थी। मैंने तभी सोच लिया था कि मैं उसके औलाद को इस तरह यादगार बना डालूंगी। मैंने उसकी औलाद को चुराया। उसका बच्चा बहुत कमज़ोर था, 1 किलो का था। मैंने कुत्ते के पेट में रख दिया और उस कुत्ते का पेट सुई धागे से सिल दिया और बाद में सारे इलाके में फैला दिया। इस बच्चे के सदमे में पागल हो गई। उसका बच्चा जिसके सहारे वो मुझसे जंग जीतना चाहती थी, उसे अपने अंजाम तक पहुंचा दिया था। मैंने कुत्ते की कोख में उस बच्चे को रख दिया और सारे इलाके में मशहूर कर दिया कि उसकी अपनी करतूत की वजह से बच्चा उसकी कोख से गायब हो गया और किसी जानवर की कोख में जाकर बच गया है। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे उस डॉक्टर की बात याद आ गई। मैंने इतनी जल्दी में थी कि उससे बात भी नहीं कर पाई, पर मुझे अंदाज़ा हो गया वह झूठ नहीं बोल रही थी। उसने तो जो देखा वही कहा। वह थोड़ी बेवकूफ़ ज़रूर थी। उसे पता नहीं चला बच्चा कैसे गायब हुआ, क्योंकि अस्पताल में कुछ कर्मचारी बरखा के साथ मिले हुए थे। बरखा के बाप के पास बहुत पैसे थे, वे किसी का भी ईमान खरीद सकता था और उसने यही किया। उसका पति भी हैरान रह गया। बरखा को तो पुलिस ले गई, पर मोहिनी का भाई, उसकी माँ और मोहिनी वापस अस्पताल आए। मैंने अस्पताल वालों को बाकी दास्तान सुनाई और कहा कि पता करिए वे केस किसने हैंडल किया था और उन सबको भी पुलिस के हवाले करिए। उसके बाद हम लोगों ने अल्पना के घर पहुंचे। उसकी मम्मी ने दरवाज़ा खोला और कहा आप लोग रिपोर्टर हो? अभी थोड़ी देर पहले ही रिपोर्टर आए थे, हमसे अजीब तरह के सवाल कर रहे थे। नहीं नहीं, मैं आप लोगों को अंदर नहीं आने दूंगी। लेकिन फिर इसने हम पर जब गौर से देखा तो हैरान रह गई। हम लोग कमरे में दाखिल हुए। अल्पना सामने ही पड़ी थी। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। मैं जल्दी आगे बढ़ी। मैंने चेक किया, उसे बहुत तेज़ बुखार था। अभी अभी उसने बच्चा पैदा किया था। उसके बाद उसको इतना बड़ा सदमा मिला। उसने कहा कि मैं बहुत बुरी हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। वह अपने आप से बातें कर रही थी, अजीब सी हालत में आ गई थी, ऐसा लगता था कि पागल हो गई है। उसके पति ने जब ये मंजर देखा तो वह भी रोने लगा और कमरे से बाहर चला आया। अल्पना ने नहीं देखा था कि कमरे में कौन कौन दाखिल हुआ है। वह तो बेचारी अपनी ही दुनिया में गुम थी। मैंने अपने सास के साथ बहुत बुरा किया, अपने पति को उसकी माँ से दूर किया, इसलिए मेरा बेटा भी मुझसे दूर
हो गया, मुझे छोड़कर नाराज़ हो गया। मुझसे भगवान ने उसकी सज़ा दी है। मेरे साथ क्या हो गया है? मैंने उसे बुलाया और कहा, मेरी बात गौर से सुनो अल्पना, मेरी बात गौर से सुनो। लेकिन वह बात नहीं सुन रही थी और फिर मैंने एक अजीब मंज़र देखा। उसकी साँस आगे बढ़ी, जिसके साथ उसने दुनिया वालों के सामने तो कोई बुरा काम नहीं किया था, लेकिन अपना हक लेकर उसके बेटे से दूर किया। घर का बँटवारा ज़रूर करवाया था और आगे बढ़ी और अल्पना को गले से लगाकर उसे तसल्ली देने लगी, बेटी, मैंने तुझे माफ़ कर दिया, तू मेरी बेटी है। तूने तो कभी मेरे सामने ऊँची आवाज़ में बात तक नहीं की। बस तुमने अपना हक लिया था, वह तो तेरा हक था बेटा। हम गलती पर थे, तेरी गलती नहीं थी। तू अपने आप को संभाल। वह भी अपनी सास के गले लगकर रोने लगी। ये मंजर देखकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। औरत मेरे बेटे से इतनी मोहब्बत करती है, फिर मेरे बेटे के साथ रह लेती तो क्या हो जाता। अल्पना भी रो रही थी। उसके पति को अंदर लेकर आई और उसने जाकर अल्पना से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं उस औरत को डिवोर्स दे दूंगा। उसे पुलिस पकड़ कर ले गई है, अब हमारी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आएगी। मैं मजबूर था, मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं थे, मैं उसके बाप का कर्जदार था, इसलिए सब कुछ हुआ था। अब अल्पना अपने होश में आने लगी और सारी बातें सुनने लगी। उसकी सास ने उसे माफ़ कर दिया, उसका पति उसे वापस मिल गया था, लेकिन अभी भी उसका बेदुख जो अपनी जगह पर था। उसने कहा कि मेरा बेटा वापस नहीं आएगा ना, मेरा बेटा तो उस दुनिया से चला गया। तब मैंने उस नर्स को अंदर बुलाया जो गाड़ी में बैठी थी। वह अंदर आई तो अल्पना ने उसे देखा और हैरान रह गई। अपनी बीमारी की फिक्र ना की, जल्दी उसकी तरफ बढ़ी और अपने बच्चे को उठाकर गले से लगा लिया, क्योंकि अल्पना का बेटा बिल्कुल सही सलामत था। भगवान के चमत्कार ने उस बच्चे को बचा लिया था। उस बच्चे को उसकी सौतेली माँ ने पैदा होते ही चुरा लिया था, बिना किसी दवाई के, बिना किसी मेडिसिन के उसे उठा कर ले गई थी और इतनी बेरहमी से उस बच्चे को एक कुत्ते के पेट में छुपा दिया और फिर पूरे मोहल्ले में उसकी माँ को बदनाम कर दिया। ये सब कुछ होने में 12 से 14 घंटे का टाइम लग गया था, लेकिन जब उस कुत्ते को हमारे पास लाया गया तो हमने उस बच्चे को बचा लिया। हम लोग तो हैरान थे। बच्चा बिल्कुल जिंदा था, उसके साथ छोटी मोटी समस्या थी जिसको हमने ठीक किया था और उसे आईसीयू में रखा गया था। बच्चा बहुत कमज़ोर था, छोटा था, लेकिन उसकी ज़िंदगी लिखी हुई थी। वे कहते हैं ना, जिसको राम रखे उसका क्या कोई बिगाड़े। अब सारी समस्या ख़त्म हो गई थी। वह बच्चा बिल्कुल सही सलामत था। उसकी माँ ने उसको गले से लगाया। मैंने किसी औरत को इतनी शिद्दत से रोते हुए नहीं देखा था जितनी शिद्दत से अल्पना रो रही थी। उसकी सास भी रो रही थी और पति भी। ऐसा लगता था उस बच्चे को उसकी माँ के हवाले करके हम सब ने अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा बड़ा काम कर दिया था जिसके बाद हमारा दिल हमेशा ही संतुष्ट रहने वाला था। उन्होंने मेरा भी धन्यवाद किया। अस्पताल में जो लोग उस औरत के साथ मिले हुए थे उनको नौकरी से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। बरखा को डिवोर्स हो चुकी थी, शायद उनका बाप उसको छुड़ा लेता, लेकिन अब उसको फिर से किसी ने भी अपने घर की इज्जत नहीं बनाना था। बच्चा सही सलामत था, अपनी माँ के पास आ गया था। उसकी माँ ने उसका पेट भरा तो बच्चा बिल्कुल आराम से सो गया और अपनी माँ की गोद में ही सो गया। उसके बाद वे दीवार जो उन्होंने घर में बनवाई थी उसको गिरा दिया गया और वे लोग अपने घर में हंसी खुशी रहने लगे। बच्चे ने उन सब की ज़िंदगी बदल कर रख दी। मुझे डॉक्टर के फ़र्ज़ अंजाम देते हुए आज 12 साल हो गए हैं। मेरी भी शादी हो गई है, मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ और इस किस्से को बीते हुए 12 साल हो गए हैं। उनके बेटे का नाम मोनू है जो 12 साल का हो गया है। वह भी मुझसे मिलने आता है और आज भी वे मुझे धन्यवाद करते हैं। मुझे तो लगता है जैसे ये कल की बात है। उसके बच्चे को देखती हूँ तो हैरान रहती हूँ, क्योंकि एक चलता फिरता भगवान का चमत्कार था जो उसके साथ हुआ था। उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने में 2 पल लगे थे। भगवान ने उसकी ज़िंदगी लिखी हुई थी। वे कहते हैं ना, जितनी सांसें तय होती हैं सारी सांसें इस दुनिया में लेकर जानी हैं। आप लोग बताइए कि इस कहानी के बारे में जानकर आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कल की मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हम पर प्यार और स्नेह बनाए रखिए। धन्यवाद दोस्तों।